प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये हमारा पार्ट छठा होगा, अर्थात 6 नंबर का जो पार्ट है मानव जनन तंत्र वाले चैप्टर में। मानव जनन तंत्र में आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो हैं उनको लगातार आपको देखनी है, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक होती है। चूंकि बेटा हम जब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो पहला पार्ट देख लेते हैं फिर 5वां पार्ट देख लेते हैं, अगर इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको जो एक दूसरे से जो लिंक है वो समझ में नहीं आएगा। और टॉपिक को पूरा समझने के लिए, चूंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार हमने नर जनन तंत्र में देखा कि अलग अलग वीडियो के माध्यम से, चूंकि बेटा वीडियो बड़ा होता है, अगर हम पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए एक ही टॉपिक में कई वीडियो से आपको समझाया जाता है, तो इसलिए सभी वीडियोस को आप क्रमबद्ध तरीके से सभी को देखेंगे, एक भी वीडियो छोड़नी नहीं है। आज के वीडियो मादा जनन तंत्र पर है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो मानव के अंदर ध्यान रखना बेटा, जो मादा जनन तंत्र है वो स्त्रियों के अंदर पाया जाता है और इसकी जो भूमिका है वो निश्चित रूप से नर प्राणियों से ज़्यादा होती है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है स्पर्म्स का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है जो फीमेल गैमेट्स हैं उसका फॉर्मेशन होगा। न सिर्फ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा बल्कि गैमेट्स को आगे चलकर जो निषेचन की जो क्रिया है अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर जो फीमेल जनन जेनाइटल या जिसे हम कह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहाँ पर होगी। साथ ही साथ जो रोपण की क्रिया है, भ्रूण का परिवर्धन है, भ्रूण के परिवर्धन को पूरा जो है भ्रूण काल तक उसको स्थान देना, फिर उसके बाद प्रसव पीड़ा, प्रसव के बाद जन्म और जन्म के बाद अर्थात आफ्टर बर्थ जो शिशु है उसको फीडिंग करना, फीडिंग कराने के लिए अर्थात स्तनपान कराने के लिए जो मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, यानी जिसको हम कह सकते हैं फीमेल्स का जो यहाँ पर जो महत्व है वो निश्चित रूप से ज़्यादा होता है मेल्स की तुलना में। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ मादा जनन तंत्र में भी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के समान ही 3 अलग अलग पार्ट जो है विभक्त किए हैं। तो पहला जो पार्ट है वो हम कह सकते हैं कि मुख्य या प्राथमिक जनन अंग, और ये होते हैं बेटा ओवरी यानी अंडाशय, राइट। दूसरा जो पार्ट है वो होता है सहायक जनन अंग अर्थात एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें आते हैं आपके अंड वाहिनियां, गर्भाशय, योनि एवं भग अर्थात वल्वा। तीसरा जो पार्ट है वो होता है सहायक जनन
ग्रंथियां। तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसी प्रकार से 3 पार्ट डिवाइड किए थे। उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 3 पार्ट हैं। तीसरे में सहायक जनन ग्रंथियां, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बार्थोनिल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां, तो ये यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 जो है भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मुख्य प्राथमिक जनन अंग, जिन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, अंडाशय, ओवरी। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं, वो अंग जिनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर प्राइमरी या प्राथमिक जनन अंग जो है वो है ओवरी अर्थात अंडाशय। और अंडाशय का जो काम होता है वो युग्मकों का निर्माण अर्थात अंडाणुओं का फॉर्मेशन। दूसरा जो भाग है वो सहायक जनन अंग है, जिसमें अंडवाहिनियां, अंडाशय से जुड़ी नलियां अंडवाहिनियां, गर्भाशय यूटेरस, योनि जिसे वजाइना, और भग अर्थात बाह्य जननांग जिन्हें वाल्वा के रूप में हम जानते हैं। सहायक जनन ग्रंथियों में जो है बार्थोनिल ग्रंथि और स्तन ग्रंथियां अर्थात जिन्हें हम मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रमुख भाग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यानी कहाँ पर व्यवस्थित हैं, इनकी सिचुएशन बॉडी में कहाँ है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से ही इसको समझेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए मेरे साथ कि हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो है डायग्राम्स बनाना है। तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं
तो यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें हमने चित्र के माध्यम से ये आप देख रहे हैं कि ये लिगामेंट से जुड़े होते हैं। अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय हैं। तो देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ये आप देख रहे हैं झालर कहलाती है, झालर, अंडाशय, लिगामेंट्स, स्नायु जिसे हम कहते हैं हिंदी में, सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा, योनि या वेजिना, यहाँ आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ ये फोल्डेड होता है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम जिसको गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। बाह्य स्तर होता है जो कि पेरीमीट्रियम होता है, इसको हम पेरीमीट्रियम कह देते हैं, पेरीमीट्रियम। और मध्य वाला स्तर मीजोमेट्रियम होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, चित्र का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, जो डायग्राम है हमारा वो है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन या ह्यूमन, मानव का, नर मादा मानव का ये जनन तंत्र जो है उसके पार्ट डायग्राम्स के अंदर हमें सब दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो लगातार आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। यहाँ सबसे पहली बात, क्वेश्चन जब हमारा पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र को समझाइए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, राइट। क्योंकि यहाँ से बेटा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, जिनको हम सभी प्रकार से जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उन सब के बारे में हम अलग से आपको बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनता है अंडाशय की औतकी, तो उसको हम अलग से लेंगे, उसका अनुप्रस्थ कार्ड बना के, और वहाँ हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है बाह्य जननांगों का, जिसमें हमने देखा कि जो भाग है बाह्य जननांग जो होते हैं उनके बारे में अलग से डायग्राम हमारी जो बोर्ड की बुक है उसमें दिया हुआ है, उसको हम बनाकर नई वीडियो के साथ में बताएंगे। अभी हम इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में हम प्रमुख जो जननांग हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाशय के बारे में, राइट, अंडाशय के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि अंडाशय जो है वो प्रमुख जननांग है,
अंडाशय क्या है? प्रमुख ऑर्गन है जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। तो अंडाशय जो होते हैं वो कितने हैं? मानव में आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ ये ओवरी हैं, ये आप देख रहे हैं ये अंडाशय। अंडाशय जो है उदर गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा में। और उदर गुहा में ये जो आंत्र योजनी होती है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं, एक विशेष प्रकार की आंत्र योजनी से जुड़े रहते हैं। उदर गुहा में एक जोड़ी बादाम की आकृति के, ध्यान रखना बादाम की आकृति के मीजोवेरियम नामक आंत्र योजनी से जुड़े रहते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आई, मीजोवेरियम नामक एक आंत्र योजनी है, उसके द्वारा जो है ये जुड़े रहते हैं। आकृति कैसी है? बादाम की आकृति, जैसे बादाम आमंड ग्री होती है, आप जानते हैं सभी बादाम जो है देखी होगी, खाई होगी। तो बादाम की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अंडाशय होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो लगभग जो है 7 सेंटीमीटर लंबा गुणा 5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर मोटाई जो है होती है ओवरी के। एक ओवरी की हम बात करें तो वो लगभग 7 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई और लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की होती है। बात आती है कि आखिर अंडाशय का कार्य क्या है। तो ये सबसे बहुत ही जरूरी जो है जिसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य कार्य जो होता है वो अंडाशय का ही होता है। तो अंडाशय क्या करता है? अंडाणु निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जिसको हम ओवम भी कहते हैं। अंडाणु या जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स एक होता है, जो मादा हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। आगे इनका महत्व हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास तौर से जो प्रोजेस्टेरोन है उसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मादा फीमेल हार्मोन्स कहलाते हैं। तो अंडाणु का जो काम है, अंडाणु का जो कार्य है, जो अंडाशय है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है बेटा अंडाणु का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। तो मादा युग्मक कहाँ बनेगा बेटा? अंडाशय में बनेगा। अंडाशय कहाँ है? मादा जनन तंत्र में है, उदर गुहा में है, एक जोड़ी है, मीजोवेरियम नाम की आंत्र योजनी से जुड़े रहते हैं। और ये श्रोणि जो रीजन होता है अर्थात पेल्विक रीजन के अंदर स्थित होते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जो कि मादा हार्मोन कहलाते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के कारण अंडाणु का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो है, जो आगे हम पढ़ेंगे, रज चक्र जो मानव के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा रोपण की जो क्रिया होती है वो सब यहीं से इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा संपन्न होती है। तो अंडाणु जो है वो अंडाशय जो है अंडाणुओं का निर्माण करता है, ये इसका मुख्य कार्य है। आगे हम बात करते हैं अंडाशय की डिटेल औतिकी जब हम पढ़ेंगे तब आपको अलग से वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार एक अंडाशय के अंदर रज चक्र जो है निरंतर चलता है और उसमें किस प्रकार अंडाणु का निर्माण होता है,
अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं। उसको हम आगे रेखा चित्र के द्वारा और सभी को लगातार हम जो है क्रमबद्ध तरीके से लेंगे। आगे का जो हमारा है इस जो डायग्राम्स के अंदर है उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला जो ऑर्गन्स है वो है सहायक जनन अंग अंडवाहिनियाँ। अंडवाहिनियाँ, तो अंडवाहिनियाँ जो होती हैं जिन्हें हम ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट। अंडवाहिनी को दरअसल में हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी, अर्थात डिंब वाहिनी जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स कहलाती है। साथ ही साथ इसे हम निषेचन नलिका भी कहते हैं, निषेचन नलिका। क्यों कहते हैं निषेचन नलिका? ध्यान रखना, निषेचन नलिका क्यों कह रहे हैं? ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है, इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है जबकि दूसरा सिरा जो है वो अंडाशय से जुड़ा होता है। ये अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली है। आप देख रहे हैं कि ये कीप के समान, इसका आगे का जो सिरा है वो कीप के समान चौड़ा होता है और इस कीप के मुख पर अंगुलीनुमा उभार या प्रवर्ध कह सकते हैं। उंगलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? झालर कहलाते हैं, झालर। फिम्बरी, यहाँ आप देख रहे हैं ये फिम्बरी जो है, ये झालर जो है क्या काम करते हैं भाई? इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं फिम्बरी। तो ये जो फिम्बरी है, अब आप इसकी सिचुएशन को समझिए कि ये जैसे मान लो अंडवाहिनी, राइट, ये अंडवाहिनी, इसका ये भाग फूला हुआ होता है, इसको एम्पुला कह देते हैं, और ये कीपाकार भाग जो है आगे चलकर ये इस प्रकार उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से उंगली जैसे प्रवर्ध हैं और यहाँ पर जो है अंडाशय इसमें जुड़ा रहता है और इसका जो छिद्र होता है, ये उंगली जैसे प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? झालर। और ये झालर क्या काम करते हैं? जैसे ही यहाँ पर अंडाणु बनते हैं, ये यहाँ पर जो सक्रिय अंडाणु बनेगा वो यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा? इन झालर के अंदर ये झालर ऐसे गति करते हैं और ये अंडाणु को आगे गति प्रदान करते हैं और अंडवाहिनी में ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके साथ ही जो है इसका जो छिद्र होता है उसको ओस्टियम कहते हैं। छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई झालर जो है उसके नली का छिद्र होगा कीप के अंदर, तो वो जो है छिद्र क्या कहलाता है? ओस्टियम कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 12 सेंटीमीटर लंबी ये नली है, इसकी जो दीवार है वो रोमाभी उपकला होती है। दीवार कैसी होती है? रोमाभी उपकला। रोमाभी उपकला से आस्तरित है, यानी सीलियरी एपिथेलियम होती है अंदर से, और सीलियरी एपिथेलियम को हम जानते हैं कि ये इस तरह से सीलिया जब इसमें मूवमेंट करते हैं तो ये अंडाणु को आगे की ओर खींचते हैं, उनको एक्सेप्ट करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो ये इसका कार्य है। साथ ही साथ इसकी जो दीवार है वो श्लेष्मा से बनी होती है, यानी श्लेष्मीय रोमाभी एपिथेलियम होती है। तो ये श्लेष्मा जो है क्या करती है? इसको चिकना भी बनाए रखती है ताकि ओवम को जो है ना गति में प्रॉब्लम नहीं आओ, घर्षण नहीं हो। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यदि मान लीजिए रबड़ की नली लगा दी जाए, यदि अंडवाहिनी की जगह रबड़ नली लगा दी जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो बेटा ध्यान रखना, एनसीईआरटीज में इस तरह के क्वेश्चन CBSE में बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्यों और कैसे।
तो यदि रबड़ की नली लगा दी जाएगी तो सीधी सी बात है, ये क्या काम करती है, अंडाणु को गति प्रदान करती है, ठीक है, इसको मार को चिकना बनाए रखती है। यदि रबड़ की नली होगी तो वो ये काम नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, अंडाणु आगे नहीं बढ़ेगा, और अंडाणु आगे नहीं जाएगा तो बेटा निषेचन की क्रिया बाधित हो सकती है, निषेचन नहीं होगा। तो रबड़ की नली जो है वो उससे निषेचन की क्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो स्पम्स होते हैं वो स्पम्स जो है वो यहाँ पर मूवमेंट करके आते हैं और यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है, निषेचन कहाँ हो रहा है, निषेचन कहाँ होता है, निषेचन हो रहा है अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। ध्यान रखना, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी और डिंबवाहिनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन क्रिया बताइए कहाँ होती है, स्थल बताइए। तो ये होती है डिंबवाहिनी में, अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब्स में। और इसी को हम, चूंकि निषेचन स्थल है इसीलिए निषेचन नलिका अर्थात फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहलाती है, निषेचन नलिका भी कहलाती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे आप देख रहे हैं ये जो नलिका है वो यहाँ से यूट्रस से जुड़ी हुई है, जबकि इधर से अंडाशय से जुड़ी होती है। अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद अंडवाहिनियों में जाता है और यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद काम होता है यूट्रस का अर्थात गर्भाशय का। गर्भाशय जो है वो अगला प्रमुख जो है यानी जिसे हम कहते हैं जनन अंग है, जहाँ पर आप देख रहे हैं गर्भाशय। गर्भाशय जो है उसको हम यूट्रस भी कहते हैं, इंग्लिश में गर्भाशय को हम कहते हैं यूट्रस, यूटेरस। तो ये जो यूटेरस है वो आप देख रहे हैं कि इसकी आकृति की बात करें और सिचुएशन की बात करें तो उदर गुहा में ये जो है स्नायुओं से जो है मध्य में जुड़ा रहता है और उल्टे नाशपति के आकार का, उल्टे। ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना वो नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यूट्रस का आकार कैसा है। तो उल्टे नाशपति, उल्टे नाशपति के आकार का, ठीक है, उल्टे नाशपति के आकार का। तो जो गर्भाशय है वो उल्टे नाशपति के आकार का होता है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं यूट्रस की जो स्थिति है उल्टे नाशपति के आकार का होता है। और मानव में सिंप्लेक्स प्रकार का, ध्यान रखना, मानव में सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय उपस्थित। अब आप कहते हैं सिंप्लेक्स प्रकार का क्या होता है, ये दरअसल में क्या होता है, दो पेयर्स जो है यूट्रस के मिलते हैं उनसे बनता है। और उसी से आप देख रहे हैं नीचे की जो नलिका है अर्थात जो वेजाइना है वो बनती है। तो ये दो गर्भाशय के संयोजन से बनता है। तो ये चीज अलग से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि मानव में सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय उपस्थित होता है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है जिसमें दो जो पेयर्स हैं वो आपस में जुड़कर एक ही यूट्रस बनाते हैं, राइट। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो गुंबदाकार भाग है ये जो है इसका जो है फंडस भाग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फंडस। मुख्य जो बीच का भाग है वो कहलाता है गर्भाशय काय, या जिसको अपन कहते हैं मुख्य बॉडी। और जो नीचे वाला जो भाग है सकरा आप देख रहे हैं ये कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा, अर्थात इसको हम सर्विक्स कहते हैं। और फीमेल्स के अंदर
जो सर्वाइकल का जो कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर अर्थात गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर काफ़ी देखने को मिलता है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जो गर्भाशय उसमें 3 भाग हैं। ऊपर वाला फंडस भाग है, गुंबदानुमा है, ठीक है। अंदर का जो मुख्य भाग है वो गर्भाशय का है, और नीचे जो है ग्रीवा होती है जो सकरा भाग है। और ये जो ग्रीवा है वो अंदर की आगे की ओर एक नली के रूप में उभर कर बाहर निकलता है, और इसी को हम वेजाइना या योनि कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो यूट्रस है उसकी दीवार जो है वो 3 लेयर से बनी है। ध्यान रखना 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें 2 लेयर्स तो आपको यहाँ दिखाई गई है। आंतरिक लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम है, अंतः गर्भाशय स्तर, जबकि बाहर की जो लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम अर्थात बाह्य जो है गर्भाशय स्तर, और बीच में जो होती है वो मध्य यानी मीजोमेट्रियम होती है। यहाँ पर जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक जो स्तर होता है यूट्रस का, वो इम्पोर्टेंट है, वो फोल्डेड होता है। जैसा आपको यहाँ दिखाया, देखो इस तरह से जिगजैग तरीके से दिखाया, ये दरअसल में फोल्डेड होता है। और फोल्डेड होने के कारण क्या होता है, फोल्डेड होने के कारण क्या होगा कि ये यहाँ पर जब आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गर्भाशय का कार्य है भ्रूण को स्थान प्रदान करना, परिवर्धनशील भ्रूण को स्थान प्रदान करना, ताकि वो वहाँ पर डेवलप हो सके। रोपण के बाद, निषेचन के बाद रोपण होता है, और रोपण जो है वो यूट्रस के अंदर होता है। यानी यहाँ पर जो निषेचन के बाद जो जाइगोट है वो आगे आकर यहाँ पर आकर यूट्रस की दीवार से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ जाता है, और यहाँ रोपण की क्रिया होती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये अपने आकार को कई गुना बढ़ा सकती है जरूरत पड़ने पर, अर्थात जब यहाँ पर रोपण होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा, तो उसके लिए स्थान चाहिए। तो ये स्थान और सुरक्षा तो दोनों का काम करेगी। गर्भाशय क्या काम करेगा, कार्य की अगर हम बात करें तो भ्रूण को रोपण के बाद परिवर्धन के लिए स्थान व सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये यूट्रस का मुख्य कार्य है कि ये भ्रूण को निषेचन क्रिया के बाद स्थान प्रदान करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। भ्रूण कैसे जुड़ेगा, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ेगा। ये सब आगे के परिवर्धन की क्लासेज में हम कंटिन्यू आपको विस्तार से देखिए। कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि भाई जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं सारी आपको एक एक जो टॉपिक्स है वो क्लियर करवाया जाएगा, बस आप लगातार वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ कार्य क्या हुआ यूट्रस का, भ्रूण को रोपण के बाद परिवर्धन और उसका जो स्थान है उसको सुरक्षा देना। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जो योनि है वो गर्भाशय के आगे की ओर जो है उभरी हुई एक नलिका होती है, जो कि जो है एक यानी भ्रूण को जो है बर्थनाल के लिए कार्य करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो रजस्राव होता है उसके लिए पथ प्रदान करेगी। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बाह्य जननांगों की स्टडी, भग के अंदर कौन कौन से जो है बाह्य जननांग है, इनकी स्टडी के लिए हम अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मादा जनन जो तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग हो गए। उसमें प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, सहायक जनन अंग में अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, भग, और सहायक जनन ग्रंथियों में बार्थोनिल ग्रंथि और स्तन ग्रंथियां। इनके लिए भी अलग से वीडियो में हम बताएंगे आपको डिटेल से पूरा। आज की वीडियो के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चंस ये आपको बेटा कमेंट्स में बताने हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन है मानव में
गर्भाशय का प्रकार एवं आकार। दो क्वेश्चन है एक में ही। मानव में गर्भाशय का प्रकार बताना है, कौन से प्रकार का होता है। दूसरा, इसका आकार किस प्रकार का होता है, आकार किस प्रकार का होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मादा हार्मोन्स के नाम। तो जो फीमेल हार्मोन्स बताए थे आपको, अंडाशय के द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन्स के नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय की आकृति। अंडाशय की आकृति कैसी है ये आपको बताना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बताया था कि यदि रबड़ की नली लगा दी जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेस।